गुड मॉर्निंग दोस्तों। टारगेटेड बाय राज सर न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मनोविज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। आज ये पहला क्लास है। आज क्लास में आते हैं, चलिए देखते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में मन मतलब आत्मा और विज्ञान मतलब ज्ञान लेना है, यानी कि मनोविज्ञान ना आत्मा का ज्ञान है। चलिए अब इसके बारे में आते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम एवं प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। देखते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम में मनोविज्ञान को आत्मा का विकास विज्ञान कहा गया है। दूसरा, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का भी विज्ञान कहा गया है। तीसरा, चेतना का भी विज्ञान कहा गया है। और चौथा, व्यवहार का भी विज्ञान कहा गया है। ये इनका विकास क्रम है। आते हैं आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान का समर्थक जो है अरस्तु हैं। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और रुडल्फ गोल्काय हैं। इसके जनक जो है अरस्तु हैं। आत्मा का मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडल्फ गोल्काय ने किया था। शब्द की उत्पत्ति में आते हैं, गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जिसमें साइको और लॉजी शब्द है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसको 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने सर्वप्रथम साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। आते हैं दर्शन से मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य ईश्वर और मनुष्य है। पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा और इसका समर्थक करने वाले थे प्लेटो, डेकार्ट। इसमें दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनसे जो है दर्शन शास्त्र के बारे में जाना जाता है। आते हैं अस्वीकार। 16वीं ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। कारण था कि विज्ञान का अर्थ प्रयोग और मूर्त रूप से है, यानी विज्ञान जो है वो प्रयोग और मूर्त रूप को मानता है, जबकि आत्मा अमूर्त है, इसका कोई स्पष्ट प्रकार नहीं है और इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए आत्मा की इन्होंने कहा, 16वीं शताब्दी में कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। इसलिए विज्ञान जो है मूर्त रूप से, यानी जो भौतिक रूप से है और जो प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में कहता है। इसलिए आत्मा जो है अमूर्त होने के कारण आत्मा के विज्ञान को 16वीं ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। आते हैं उसके बाद आगे, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो अर्थ है कि मनोविज्ञान की भाषा में मन का अर्थ मस्तिष्क या मस्तिष्क का अर्थ मन से लगाया जाता है। तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान कहा जाता है। इसके समर्थक हैं पाम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि साइकी का अर्थ क्या है। तो साइकी का शब्द किससे है, तो मन से है, आत्मा से है। साइकी का अर्थ होगा आत्मा। तो मन आत्मा दोनों व्यवहार, यहाँ पे दोनों होगा क्योंकि अरस्तु ने आत्मा कहा और पाम्पोलॉजी के अनुसार मन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अरस्तु के अनुसार आत्मा होगा साइकी का अर्थ, और पाम्पोलॉजी के अनुसार जो है मन होगा। ये दोनों सही है। इसको भी 17वीं ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। कारण इसमें वही कमी थी जो अरस्तु के आत्मा के विज्ञान में थी। इसका कोई रंग, रूप, स्वाद या प्रकार नहीं था, यह भी जो है अमूर्त रूप से था।
इसलिए इसको भी 17वीं ईस्वी में अस्वीकार कर दिया गया। अब आते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना यानी कि अनुभूति का विज्ञान, जिसको हम अनुभव के द्वारा जानते हैं। तो इसके जनक जो थे विलियम वुंट थे, जो लीपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर थे। वर्तमान नाम जो है लीपजिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। चेतना का विज्ञान जो है के जनक जो है विलियम्स जेम्स हैं। अमेरिका में जो है मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स हैं, और इसके जो समर्थक हैं वो भी विलियम जेम्स अमेरिका और वाइस हैं। चेतना का अध्ययन यानी मस्तिष्क का आंतरिक रूप, भावना, अनुभूति और संवेदना को चेतना का अध्ययन कहा जाता है। सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। इसलिए विलियम वुंट्स को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए इनको जो है सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम वुंट्स को कहा जाता है, क्योंकि 18वीं ईस्वी में यानी 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुआ था। अब ये प्रयोगशाला जो है वो कहाँ है, तो लीपजिंग शहर में है। लीपजिंग और लीपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थापित है, जिसका वर्तमान में नाम जो है अभी के समय में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। कार्ल मार्क्स। भारत में जो है भारत में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा किया गया। सेनगुप्त के द्वारा प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया गया कलकत्ता में। अब आते हैं अंतर्दर्शन विधि के प्रणेता, यानी अंतर्दर्शन यानी चेतना का जो अध्ययन का जो है प्रणेता जो है वो जनक वो विलियम वुंट्स हैं। प्रणेता यानी कि जनक, जनक जो है वो विलियम वुंट्स हैं। अतः विलियम वुंट्स जो है दर्शन शास्त्र के विचारों को भौतिक शास्त्र के निकट लाया, यानी दर्शन शास्त्र के जो विचार हैं उनको ये फिजिकल वर्ल्ड में लाया, यानी कि भौतिक रूप से विश्व के सामने रखा। 1880 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र विषय बना। यानी कि 18वीं चेतना का अध्ययन कब किया गया, तो ये कभी कभी पूछता है तो इसको बोलेंगे 18वीं सदी। 18वीं सदी में या 18वीं ईस्वी यानी 1879 ईस्वी। 1879 यानी कि 18वीं सदी को बोला जाता है। अब आते हैं 1900 में। 1900 ईस्वी में इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो 1900 ईस्वी में अस्वीकार किया गया और आया व्यवहारवाद। आया व्यवहार का विज्ञान, यानी कि आधुनिक विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यानी अर्थ जो है व्यवहार का विज्ञान यानी कि मस्तिष्क का बाह्य रूप ही व्यवहार है। और इसके जो जनक जो थे वो जॉन ब्रोडम वाटसन, यानी कि इसके जनक वाटसन हैं। वाटसन वाटसन को इसका जनक माना गया, यानी कि जे.बी. अंग्रेजी में है तो जे.बी. वाटसन। कभी कभी अंग्रेजी नाम देता है शॉर्ट में जे.बी. वाटसन। तो 1912 से 13 ईस्वी में लाए। इसलिए 19वीं सदी में जो है व्यवहार का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। अब आते हैं इसका उत्पत्ति। तो व्यवहार शब्द को विलियम मैकडूगल लाए। अब मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो यानी कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया 1905 ईस्वी में पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। फिर आते हैं 1890 से 1905। ये याद रखेंगे कि 1890 से 1905 को बंजर काल कहते हैं, क्योंकि इस समय मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ था, इसलिए इस समय को बंजर काल भी कहते हैं।
आते हैं अब विभिन्न मनोवैज्ञानिक का मत। यानी BF स्किनर का मानना है कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही व्यवहार है। अगर पूछता है कि मानसिक स्थिति के बाह्य रूप ही व्यवहार है, यानी मानसिक स्थिति को इन्होंने ही व्यवहार मान लिया। BF स्किनर। पावलोव कहते हैं शारीरिक क्रिया, जिसमें दौड़ना हो गया, चलना हो गया, और मानसिक क्रिया चिंतन मनन को पावलोव जो है मानते हैं कि मनोविज्ञान है। विकास क्रम पर विलियम वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, अब वर्तमान समय में अब यानी कि व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। यानी कि 16वीं सदी में आत्मा आया था और 17वीं सदी में त्याग हुआ, फिर आया मन का विज्ञान आया 17वीं में, फिर 18वीं में चेतना आया, इसलिए याद रखेंगे 18वीं में चेतना आया, और फिर 19वीं सदी में जो है व्यवहार शब्द का आया, व्यवहार आया 19वीं में, इस लिखेंगे। और बंजर काल किसको मानते हैं? 1905 से 1890 से 1905 को बंजर काल मानते हैं। 1890 से 1905 का समय जो है इसको बंजर काल माना जाता है। अब आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा पर कि कौन वैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान के क्या परिभाषा दिए हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है जिसमें मानव, पशु और पक्षी भी शामिल हैं। तो वाटसन कहते हैं, वाटसन ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दिया है उसमें कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध रूप है, क्योंकि वाटसन ने ही व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, व्यवहार का, तो इसलिए याद रखेंगे कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किए हैं वाटसन। इसलिए ये ट्रिक है पहचानने का, परिभाषा को पहचानने का ट्रिक है। व्यवहार शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है वाटसन के द्वारा। मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। तो ये सब कीवर्ड है, याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार आचरण और व्यवहार जो है विज्ञान है। स्किनर कहते हैं, स्किनर अनुभव पर देते हैं, तो व्यवहार जो है अनुभव का विज्ञान है। तो यहाँ पे अनुभव शब्द आएगा, वहाँ पे स्किनर होंगे, BF स्किनर। जैसे क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार संबंधों का अध्ययन है। यहाँ संबंध की बात कर रहे हैं, तो संबंध की बात जब करेंगे तो क्रो एंड क्रो होगा। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मन शब्द को कहते हैं कि मन का जो अध्ययन करने वाला है वो विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान के बारे में। विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना या क्रिया व्यवहार है। इसी तरह जीवांडो मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सब इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। आते हैं मॉर्गन के अनुसार। मॉर्गन कहते हैं कि ये पशु पक्षी की बात करते हैं कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। सेंट्रोक कहते हैं, सेंट्रोक के अनुसार मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहाँ पे सब कीवर्ड है, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है सेंट्रोक का है। अब आते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति में। तो मनोविज्ञान नियामक यानी नियम से चलने वाला और विधायक यानी कि विधि पूर्वक चलने वाला विज्ञान है। यानी कि नियम प्लस कुछ उसके सिद्धांत होंगे, सिद्धांत से चलने वाला विज्ञान है प्रकृति अगर देखा जाए तो। फिर विषय वस्तु कैसे हो गए, तो इसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा तथ्य
तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार में किसका? मानव और पशु पक्षी का व्यवहार को देखा जाता है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। यहाँ पे भविष्यवाणी संभव है कि बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या चोर बनेगा, यहाँ पे भविष्यवाणी किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अपने सिद्धांत तथा नियम है और ये वैध, मान्यता और प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि वैलिड होता है। जो भी इसका जो सिद्धांत है वो वैलिड है, ऑब्जेक्टिव है और प्रमाणिक यानी कि यूनिवर्सल है। ये जो है मनोविज्ञान की प्रकृति था। अब आते हैं मनोविज्ञान की शाखा। तो मनोविज्ञान की 50 से अधिक शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। तो प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो थॉर्नडाइक, याद रखेंगे। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। मानव मनोविज्ञान क्या है? मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, इसमें 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन, पूर्व कथन बच्चों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? स्टैनले हॉल। बाल मनोविज्ञान के जनक जो है स्टैनले हॉल हैं। किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था में। इसको फिर आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में 19 वर्ष से ऊपर के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। फिर आते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक में तुलना किया जाता है, यानी कि मानव में और पशु के व्यवहार की तुलना करना, यह है तुलनात्मक मनोविज्ञान है। फिर है असामान्य मनोविज्ञान, यानी असामान्य मानव का अध्ययन जो है असामान्य मनोविज्ञान है। फिर परा मनोविज्ञान। परा मतलब परा शब्द जो है आत्मा से, परमात्मा से, भूत आदि से, यह इसलिए परा मनोविज्ञान इसको बताता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जहाँ प्रयोग संभव है। तो 1879 ईस्वी में जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया गया, किसके द्वारा? विलियम वुंड्स के द्वारा। फिर अपराध मनोविज्ञान आता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, ये सब शाखाएं हैं। अपराध मनोविज्ञान में क्रिमिनल के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको क्रिमिनोलॉजी बोला जाता है। क्रिमिनोलॉजी यानी कि क्रिमिनल के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ व्यक्तित्व में मनुष्य के व्यक्तित्व यानी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है सामान्य मनोविज्ञान, इसमें जनरल सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में चलेंगे तो जिस मनोविज्ञान का हम यूज करते हैं उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सूत्र है कि शिक्षा यानी कि व्यवहार का परिमार्जन करना। शिक्षा से हम क्या करते हैं कि किसी भी मनुष्य का व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, व्यवहार का परिवर्तन करते हैं, यानी उसमें निखार लाते हैं, सुधारते हैं। और मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का अध्ययन, तो इसमें व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का परिमार्जन करके अध्ययन करके और उनका परिमार्जन किया जाता है। व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब आते हैं आगे। व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा में करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यानी कि जब हम मनोविज्ञान का अगर हम जो नियम और सिद्धांत है अगर उनका हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं तब हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। संस्कृत में होता है शिक्ष धातु से बना है, शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से बना है संस्कृत में। अब आते हैं इतिहास व आरंभ। तो कालसैनिक के अनुसार
ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। तो किसके अनुसार? कालसैनिक के अनुसार। याद रखेंगे 5वीं सदी में ना यूनानी दार्शनिकों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ होता है। B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ ना अरस्तु यानी जो प्लेटो के शिष्य थे तो उनसे होता है। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे, तो अरस्तु से स्टार्ट होता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति में अरस्तु का जो अध्ययन पद्धति था व्यावसायिक शिक्षा या नियम और सिद्धांत अलग होते थे। नैतिक शिक्षा के अलग अलग विधियां होती थी। आध्यात्मिक शिक्षा जो है स्वतंत्र एवं मुक्त होता था। इस तरह से इनका जो है अरस्तु के अध्ययन की पद्धति है। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। रूसो जो थे प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। रूसो के अनुसार रूसो एक दार्शनिक थे जो प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। तो रूसो के अनुसार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। शिक्षा में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रूसो ने लाए। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा, इसे शिक्षा मनोविज्ञान को एमिल में लिखा अपनी पुस्तक में। फिर आते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा का, इनका जो है फ्लो चार्ट है। पहले रूसो आए और प्रकृति के साथ अंतःक्रिया किए और स्वतंत्र रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाए। प्राणी का विकास प्रकृति में स्वतंत्र होना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्राणी जो मनुष्य है, मनुष्य का विकास जो है प्रकृति के साथ स्वतंत्र होना चाहिए। प्रकृति अलग अलग है, इसलिए योग्यता भी अलग अलग होना चाहिए। इनका कहने के अनुसार था कि प्रत्येक बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है, इसलिए उनके साथ अलग अलग अंतःक्रिया करना चाहिए। रूसो का कथन है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कभी कभी आ जाता है, पूछता है कि किसके अनुसार जो है बालक जो है पुस्तक के समान है, तो रूसो के अनुसार है ना, बालक एक पुस्तक के समान है और प्रत्येक अध्यापक को पढ़ना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिकों का योगदान में आते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार जो है ना मनोविज्ञान को स्टैनले हॉल के द्वारा के अनुसार बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। स्टैनले हॉल चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक, चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक जब पूछा जाएगा तो इसके जनक जो है स्टैनले हॉल हैं। स्टैनले हॉल को माना जाता है। सबसे पहले बाल गृह स्थापित किया। स्टैनले हॉल ने ही सबसे पहले जुवेनाइल गृह स्थापित किया। बाल गृह, इन्होंने क्या किया? बाल गृह की स्थापना किया। जो भी बच्चा जो है गलती करता था, क्राइम करता था, तो उनको बाल गृह में रखा जाता था। उन्होंने बाल गृह की स्थापना किया। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण स्टैनले हॉल ने किया ना। स्टैनले हॉल का टेस्ट है कि इन्होंने कुछ प्रश्नावली बनाए जिससे जो है बच्चे का व्यवहार के बारे में अध्ययन कर सकें। प्रश्नावली निर्माण किसने किया? तो स्टैनले हॉल ने किया। अब आते हैं जॉन डीवी जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। 1890 में शिकागो में सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। 1890 में अमेरिका। शिक्षार्थी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता था उनके। फिर आते हैं थॉर्नडाइक भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इनको पशु मनोवैज्ञानिक है। फिर यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया।
फिर सीखने के नियम, ने सीखने के 8 नियम दिए, 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 जो हैं मुख्य नियम है, मुख्य, और 5 जो है गौड़ है, गौड़ नियम है, गौड़। 3 मुख्य नियम है, 5 जो है गौड़ नियम है। कौन कौन है इसको भी आगे बताएंगे, नहीं जान लीजिए अभी। अब आते हैं प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक, इनको माना जाता है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहली बार कार्य किया था, मनोविज्ञान और सिद्धांत का प्रयोग किया था, इसलिए प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है थॉर्नडाइक को। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का क्रम, ये पहले ही बता दिया है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई। 19वीं ईस्वी यानी कि 1900 ईस्वी में एजुकेशनल साइकोलॉजी की शाखा के रूप में, मनोविज्ञान के शाखा के रूप में उत्पत्ति हुआ। फिर बाद में लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट एवं निश्चित रूप धारण 1920 ईस्वी में किया। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र उत्पत्ति में सबसे अधिक योगदान अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का रहा। सबसे ज़्यादा योगदान जो है स्वतंत्र रूप से अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का रहा, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, स्टैनले हॉल हो गया है। तो अब आते हैं विकास का क्रम देखते हैं। विकास के क्रम में आते हैं अरस्तु की विचारधारा के बाद, फिर उसके बाद रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, उसके बाद स्टैनले हॉल आए, फिर उसके बाद जॉन डीवी, फिर थॉर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में आए और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम बार जो है प्रयोग किया था नियम और सिद्धांतों का, और 1920 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से इसकी उत्पत्ति हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में आते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उनको देखते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार सीखना विज्ञान है, सीखना कला है। तो B.F. स्किनर कहते हैं कि लर्निंग जो है यानी सीखना जो है वो विज्ञान है ना, और कला है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे जब भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन आएगा तो समझ लेंगे कि B.F. स्किनर है। स्टीफन के अनुसार शैक्षणिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है, ये बात स्टीफन ने कहा। प्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है यानी जो उनके नियम है और सिद्धांत है उनका अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। प्रो एंड क्रो का कहना है कि जन्म से लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं व्याख्या, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन एवं शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका कहना है तो प्रो एंड क्रो का। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा है थोड़ा सा। जन्मजात शक्तियों का विकास कौन कहा है तो फ्रोबेल ने। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके कारण प्रत्येक बच्चा जो है अपना, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जो है जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। यहाँ पर देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से भी कि B.F. स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान में, पहले से आते हैं पील महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। उसी तरह से B.F. स्किनर कहते हैं कि सीखना विज्ञान है, सिखाना कला है। ये सब याद रखेंगे, ये सब जो है कीवर्ड है, ये जो है कीवर्ड है, सब याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक
विधायक मतलब नियम, शुद्ध और निश्चित विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार का एक विधायक है, यानी सिद्धांत है, शुद्ध और निश्चित रूप से विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है नियामक है और विधायक है, ये BF स्किनर का कहना है। नियामक और विधायक है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी इसमें कुछ नियम है और कुछ सिद्धांत हैं, जिसके द्वारा जो है नियामक मतलब नियम और विधायक मतलब सिद्धांत, नियम और सिद्धांत है इसमें, जिसके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सभी सिद्धांत वैध हैं, जो भी इसका जो सिद्धांत है वो वैलिड है। वैलिड है कहने का मतलब है कि सभी जगह मान्य है, यानी कि प्रयोगात्मक है ये, प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी के शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन, अगर मनोविज्ञान का अगर देखा जाए तो व्यवहार का अध्ययन यानी कि शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन होगा उसमें। नियामक विज्ञान विधायक विज्ञान है, यानी कि विज्ञान विधायक है, ये बता रहा है इसमें। अब आते हैं बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। अगर हमें किसी स्कूल में पढ़ाना हो तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यकता पड़ा शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो है बालक को समझते हैं, जैसे विद्यार्थी के विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। बच्चा जो है हर वक्त विकास करता रहता है, तो उसकी जो अवस्था है उसको समझने में सहायता करता है मनोविज्ञान। कक्षा के शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। जो भी हमारा कक्षा है उसका किस तरह का स्वरूप है ना, किस तरह का कक्षा है उसको समझने में सहायक। कहने का मतलब है कि छोटे बच्चों का कक्षा है और इस कक्षा को अगर हम बड़े बच्चों की तरह ऑपरेट करें तो हमें परेशानी होगा और बच्चे भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि शिक्षण का स्वरूप कैसा है, कक्षा के शिक्षण का स्वरूप कैसा है। स्वरूप को देखेंगे कि किस क्लास का है, तो जिस क्लास का होता है उस क्लास के हिसाब से हमें शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करना पड़ता है और शिक्षण करना पड़ता है। आते हैं विद्यार्थियों की समस्या को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमें बच्चे के जो है जो भी समस्या है उसको समझने में सहायता करता है। प्रत्येक बालक के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, तो उसको भी समझने में सहायक होता है। प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न है। कैसे भिन्न है, शारीरिक बनावट में ना, व्यवहार में, शारीरिक रूप से, तो ये सब देखा जाता है, तो इसके व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सहायक होता है। धनात्मक मनोवृत्ति यानी कि नजरिया दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायक। बच्चे के प्रति जो है पॉजिटिव ना मनोवृत्ति, जो टीचर का जो है पॉजिटिव मनोवृत्ति होता है, इसके द्वारा जो है अगर समझ रहा है बच्चे को, तो बच्चा को अगर समझ रहा है तो उसके बच्चे के प्रति जो है उसका दृष्टिकोण जो है सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा। प्रभावी शिक्षण विधि के चयन में सहायक। तो देखें कि हमारे क्लासरूम में हम कौन सा TLM का प्रयोग करें या कौन सा हम विधि का प्रयोग करें, जिससे जो है बच्चे को अधिक से अधिक अच्छे से पढ़ाया जा सके, समझ में आए। तो प्रभावी शिक्षण विधि का चयन करने में भी सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा निर्माण में सहायक। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको बड़े बच्चे के जैसा जो है पाठ्यक्रम दे दिया जाए तो वहाँ पे परेशानी नहीं आएगा। इसलिए बच्चे के अनुसार जो है ना, बच्चे के आयु के अनुसार, समझ के अनुसार ना, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो पाठ्यक्रम बनाने में मनोविज्ञान जो है सहायता करता है। मूल प्रवृत्ति और रुचि का ज्ञान। बच्चे की किस चीज़ में रुचि है और उसकी क्या इच्छा है, उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। योग्यताओं एवं क्षमता का विकास करना। बच्चे में किस टाइप का क्या योग्यता है, सभी बच्चे में अलग अलग योग्यता होता है। कोई जो है डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, तो ये सभी के अलग अलग योग्यता और क्षमता होता है, वो हमें मनोविज्ञान से पता चलता है। कोई खेल में अच्छा होगा ना, तो खेल में होगा, कोई एथलीट में अच्छा होगा, कोई, तो इस तरह से देख के क्षमता में पता चलता है। मानसिक क्रियाओं, चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान का ज्ञान ना, इससे पता चलता है। मानसिक क्रिया के बारे में उसका पता चलता है बच्चे का मनोविज्ञान से। आत्म मूल्यांकन एवं मूल्यांकन का ज्ञान। इससे हमें पता चलता है कि हम
अपना आप भी मूल्यांकन कर पाते हैं और बच्चे का ज्ञान का भी मूल्यांकन कर पाते हैं। और इससे स्वयं की तैयारी का ज्ञान होता है, अपने आप को तैयार करने के लिए भी ज्ञान होता है। अगर हमको अच्छे से बच्चे की समझ हो जाए, यानी हमें पता चल जाए कि कौन सा किस क्लास का बच्चा है ना, उसको किस तरह से पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए जिससे हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लर्निंग हो। तो इस तरह से हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है बालक के लिए ना हमें पता चलता है, समझ पता चलता है। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम प्रत्येक चैप्टर का हम वीडियो यहाँ पे लाएं और जिससे हमें मोटिवेशन मिले ये करने का। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं अभी और भी जितने भी इसमें CDP में जितने भी टॉपिक हैं सभी का वीडियो हम लाएंगे, टोटल कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो इस पे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।